हेलो फ्रेंड्स, आज की दहाड़ सीरीज में हम देखने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, इसमें हम विषय सूची जो दिए हुए है, इसमें हम प्रश्न और उत्तर को एक एक पॉइंट करके हम लेते चलते हैं। इस सीरीज में इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा, अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है अभी तक अच्छे से, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इसके माध्यम से आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्या प्रश्न बनते हैं और सिलेबस में क्या क्या है। इससे आपको अपने मन से 2-4 लाइन जोड़ करके आप आसानी से अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न को बना ले जाएंगे। बाकी अगर आप बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है तो दोस्तों, हमारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है 7 साल 8 साल 9 साल तक करा दिए गए हैं, तो उसको जा करके देख लीजिएगा, बाकी सभी कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। खंड का है प्रारंभिक शिक्षा। इसमें देखते हैं शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। इसमें देखेंगे संकल्पना और अर्थ। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, ऐसे भी कह सकते हैं शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सुधार करता है दोस्तों। और अगर प्राचीन अर्थ देखें तो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज और मोक्ष प्राप्ति था। गीता में कहा गया है, ऋते ज्ञानानंदम मुक्ति है, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन आजकल देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य कुछ और ही हो गया है। ठीक है, जॉब लेना, पैसे कमाना, यही उद्देश्य हो गया है। लेकिन पहले का जो प्राचीन था, वहाँ जो है सत्य की खोज थी, मोक्ष ही प्राप्त करना था। ठीक, तो वहाँ पर जो है मोक्ष प्राप्त करना था। तो आगे देखते हैं अर्वाचीन आधुनिक अर्थ। आधुनिक समय में मतलब वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज में प्रभावी ढंग से सहभागिता करने, रोजगार प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। महत्व देखते हैं, आखिर क्या क्या महत्व है शिक्षा का। व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करती है, जिससे वह समाज का उत्तरदायी सदस्य बनता है। सामाजिक प्रगति देखते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा सामाजिक समानता, न्याय और समरसता को बढ़ावा देती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होते हैं। आर्थिक विकास देखते हैं, शिक्षा रोजगार को अवसर बढ़ाती है और आर्थिक समृद्धि में योगदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें अगर शिक्षा क्या है, शिक्षा तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है या सुनिश्चित करना है, जिससे वह समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है ज्ञान और कौशल का विकास। व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सके। दूसरा है चारित्रिक निर्माण। नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी का विकास करना है। तीसरा है सामाजिक समरसता। समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। चौथा है आर्थिक सशक्तिकरण। व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाना, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। तो ये सब जो है पॉइंट है दोस्तों। पांचवा पॉइंट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तर्क संगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है सांस्कृतिक कारक। भारतीय संस्कृति, परंपराएं और
मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। दूसरा है आर्थिक कारक। देश की आर्थिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आर्थिक स्थिति नहीं है तो जो सुविधाएं होती हैं, पेन कापी कलम, जो मतलब बेसिक नीड होती हैं, अगर वो नहीं हो पाएंगी तो जो है शिक्षा जाहिर सी बात है प्रभावित हो जाएगी। तो इसमें जो है आर्थिक कारण भी संभव है और होता है। ठीक है। तीसरा है राजनीतिक कारक। सरकार की नीतियां, योजनाएं और बजट आवंटन शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहले शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। चौथा है सामाजिक कारक। समाज में व्याप्त जातिवाद, लिंग भेदभाव और अन्य सामाजिक असमानताएं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। पांचवा है वैज्ञानिक और तकनीकी कारक। नई तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधानों का समावेश शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का विकास। छठवां है भौतिक और पर्यावरणीय कारक। भौतिक संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय परिस्थितियां शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। शिक्षा के प्रकार औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। यह देखते हैं दोस्तों। पहला है औपचारिक शिक्षा। यह वह शिक्षा है जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम और समय सारणी के अनुसार दी जाती है। इसमें प्रवेश, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, परीक्षा और प्रमाण पत्र सभी नियोजित और संचरित होते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। यह वह शिक्षा है जो औपचारिक संसाधनों के बाहर, जैसे घर, समुदाय या कार्यस्थल पर बिना किसी निर्धारित पाठ्यक्रम या समय सारणी के प्राप्त होती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, पर्यावरण और सामाजिक संपर्कों से सीखता है। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। यह वह शिक्षा है जो भौतिक उपस्थिति के बिना दूरस्थ माध्यमों जैसे पत्राचार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या रेडियो, टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है। यह शिक्षा उन लोगों के लिए प्रयुक्त है जो समय, स्थान या अन्य कारणों से नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। यह जो वीडियो हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे यह भी क्या है, दूरस्थ शिक्षा है। ठीक है। आप अपने घर से आराम से देख सकते हैं। तो यह भी दूरस्थ शिक्षा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के जीवन की नींव होती है जो 6 से 12 वर्ष की आयु में दी जाती है। यह शिक्षा उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। दोस्तों 21A जो है जोर देता है 6 से 12 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने के लिए। प्राचीन काल, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र गुरुकुल थे, जहां गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ वेद, संस्कृत, गणित और अन्य विषयों का अध्ययन होता था।
बौद्ध काल में बौद्ध विहारों में शिक्षा केंद्र स्थापित हुए, जहां धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है दोस्तों मध्यकालीन शिक्षा, मुगलकालीन शिक्षा। मध्यकाल को मुगलकालीन शिक्षा भी बोल सकते हैं। अगर कहीं मुगलकालीन शिक्षा आ रहा है तो आप मध्यकालीन समझ सकते हैं, और मध्यकालीन शिक्षा आ रहा है तो मुगलकालीन शिक्षा आप समझ सकते हैं। इसमें है मुगल काल में शिक्षा का केंद्र मदरसा और मकतब बने, जहां धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। इसके साथ ही फारसी, गणित और खगोल शास्त्र जैसे विषयों का भी अध्ययन होता था। आगे देखते हैं आधुनिक शिक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य उपनिवेशीकरण था और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया। समय के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार होते रहे और आज यह सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। 6 से 14 वर्ष जो है 21A, अनुच्छेद 21A याद रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और उनके विचारक। पहला देखते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद में है दोस्तों संकल्पना। संकल्पना देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता मानसिक या आध्यात्मिक है। शिक्षा का उद्देश्य शाश्वत सत्य और नैतिक मूल्यों की खोज करना है। प्रमुख विचारक प्लेटो, जॉर्ज बर्कले, इमैनुएल कांट। प्रकृतिवाद दूसरा है। इसमें संकल्पना है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुसार विकसित करना है। प्रमुख विचारक हैं जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक। तीसरा है प्रयोजनवाद। इसमें संकल्पना है प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य और ज्ञान का मूल्य उनके व्यवहारिक उपयोगिता पर निर्भर करता है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। प्रमुख विचारक जॉन डेवी, विलियम जेम्स। इन विचारधाराओं का शिक्षा पर प्रभाव। आदर्शवाद शिक्षा में नैतिकता, संस्कृति और शाश्वत मूल्यों पर जोर दिया जाता है। प्रकृतिवाद शिक्षा में बच्चों की स्वाभाविक रुचियों और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा है प्रयोजनवाद शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान और समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। इन विचारधाराओं का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी और जीवनोपयोगी बनाना है। भारतीय शैक्षिक विचारक पहला है स्वामी विवेकानंद। विचार है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। उन्होंने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। योगदान है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और युवा पीढ़ी को जागरूक किया। इनका योगदान रहा है इसमें। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में विचार है इनका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता और प्राकृतिक गुणों को विकसित करना है। इन्होंने योगदान दिया है शांति निकेतन की स्थापना कर। उन्होंने शैक्षिक प्रणाली में कला और संस्कृति को महत्व दिया। तीसरा है महात्मा गांधी। विचार है इनका शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिक और मानसिक विकास करना है ताकि वे समाज की भलाई में योगदान दे सकें। और योगदान है दोस्तों उन्होंने स्वदेशी शिक्षा पद्धतियों का समर्थन किया और चरित्र निर्माण पर जोर दिए। चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
विचार है इनका, शिक्षा का उद्देश्य तर्कशीलता, मानवता और ज्ञान का विकास करना है। योगदान था इनका, उन्होंने भारत में शिक्षा के सुधार की दिशा में कई पहल की और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। पांचवा पॉइंट है दोस्तों गिजुभाई बधेका का। विचार है इनका, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की स्वाभाविक रुचियों को समझना और उन्हें प्रोत्साहित करना। योगदान दिया है इन्होंने, गिजुभाई ने बालवाड़ी शिक्षा की शुरुआत की और बच्चों के लिए विशेष साहित्य का निर्माण किए। अगला है पाश्चात्य शैक्षिक विचारक। पहला है इसमें प्लेटो। विचार है, शिक्षा का उद्देश्य सत्य, सुंदरता और अच्छाई की खोज करना है। योगदान है, प्लेटो ने शिक्षा में नैतिकता और न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने आदर्श राज्य की अवधारणा दी। दूसरा है जीन जैक्स रूसो। विचार है रूसो का, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की स्वाभाविकता को समझना और उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका देना है। योगदान है, उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया जिसमें बच्चों को उनके खुद के अनुभवों से सीखने का अवसर दिया जाता है। तीसरा है ज्ञान ड्यूई। ज्ञान ड्यूई का विचार है, शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना है। योगदान है इनका, ज्ञान ड्यूई ने प्रायोगिकता शिक्षा की अवधारणा दी जिसमें छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल खोजने का अवसर मिलता है। चौथा है फ्रेडरिक फ्रॉबेल। विचार है फ्रॉबेल का, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। योगदान है इनका फ्रॉबेल का, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की जो बच्चों के सीखने के लिए खेलों पर आधारित थी। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है मारिया मॉन्टेसरी। इन्हीं पॉइंट को आपको विस्तार से पढ़ना है, यहाँ पर शॉर्टकट में आप देख पा रहे हैं। मारिया मॉन्टेसरी का विचार था, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को स्वनिर्देशन और स्वतंत्रता का अवसर देना है। और इनका योगदान है, मॉन्टेसरी ने विशेष पद्धतियों और सामग्री के माध्यम से बच्चों के आत्मनिर्भर विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अब आगे है दोस्तों खंड ख, शिक्षा और समाज के बारे में देखना है। शिक्षा और समाज का अंतः संबंध, ये हेडिंग है, इसमें देखते हैं। शिक्षा और समाज का गहरा संबंध है। शिक्षा समाज के विकास, संस्कृति और मूल्यों को आकार देती है जबकि समाज भी शिक्षा के रूप को प्रभावित करता है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझता है जिससे समाज में न्याय, समानता और एकता का विकास होता है। यह सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक प्रगति और राष्ट्र की सफलता में योगदान करती है। शिक्षा के माध्यम से लोग विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए जागरूक बनते हैं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। इस प्रकार शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक बेहतर समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। अगला है शिक्षा के प्रभावी कारक। इसमें है दोस्तों, पहला है परिवार। शिक्षा को क्या क्या प्रभावित कर सकता है दोस्तों, वह है पहला पॉइंट परिवार। तो परिवार में देखते हैं, परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है जहां वे मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक व्यवहारों को सीखते हैं। और दूसरा है समाज। समाज की संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं शिक्षा के माध्यम से बच्चों को या बच्चों में समाहित होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों विद्यालय। विद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है जहां पाठ्यक्रम, शिक्षक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। चौथा है राज्य।
राज्य शिक्षा नीति, बजट और संसाधनों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करता है। पांचवा है जनसंचार साधन, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और समाचार पत्र जैसे जनसंचार साधन शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करती है, जिससे समाज में समानता, न्याय और समृद्धि की दिशा में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के कारक। इसमें पहला है, कौन कौन से कारक हैं? पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक प्रगति से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आता है, जिससे सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। और दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी। नई तकनीकों का आगमन कार्य और जीवन के तरीकों में परिवर्तन लाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से लोग समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करते हैं, जिससे समाज में बदलाव होता है। चौथा है शासन और नीति। सरकार, नीतियां और कानून सामाजिक संरचना और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा लोगों के लिए नए विचारों और दृष्टिकोण से परिचित कराती है, जिससे सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। विद्यालय और समुदाय का संबंध। विद्यालय और समुदाय का गहरा संबंध है और विद्यालय को एक सामुदायिक केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। विद्यालय न केवल शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि सह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनता है। पहला पॉइंट है समुदाय की आवश्यकता की पहचान। विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं और मुद्दों को समझता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता। दूसरा पॉइंट है समुदाय के लिए एक संसाधन। विद्यालय के पास शैक्षिक, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में समुदाय के लिए विभिन्न संसाधन होते हैं, जो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक बदलाव का वाहक। विद्यालय सामुदायिक जागरूकता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। अगला पॉइंट है चौथा संस्कार और मूल्य शिक्षा। विद्यालय समुदाय के मूल्यों और संस्कारों को बच्चों तक पहुंचाता है, जिससे वे अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। पांचवा पॉइंट है समुदाय से सहयोग। विद्यालय और समुदाय के बीच सहयोग से दोनों के विकास में मदद मिलती है। शिक्षक, अभिभावक और समुदाय मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। दोस्तों, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे देख लेते हैं, कौन कौन से उभरते समाज के मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है दोस्तों, पहला पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता। हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में असमानता कम हो सके। शैक्षिक अवसरों में समानता से सभी वर्गों के बच्चों को एक समान मौका मिलता है, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या क्षेत्र से हों। दूसरा पॉइंट है शिक्षा का व्यवसायीकरण और इस पर नियंत्रण। शिक्षा के व्यवसायीकरण का मतलब है शिक्षा को एक व्यापार की तरह देखना, जैसे दोस्तों आज के समय में हो रहा है लगभग। इससे शिक्षा की गुणवत्ता घट जाती है या घट सकती है। देख ही रहे हैं किस तरह घटा हुआ है, और यह गरीब वर्ग के बच्चों के लिए महंगी हो सकती है, जिससे यह इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हर बच्चे को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज। तो कैसे क्या होगा, प्राइवेट वाले तो अपना बढ़ाएंगे ही ना। तो इसलिए जो है
यह शिक्षा की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है बचपन छीनता बाल श्रम। बाल श्रम वह स्थिति है जिसमें बच्चे काम करने के बजाय अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट डालता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा कानून इसे रोकने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है जनसंख्या शिक्षा। अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं मानव संसाधन का विकास। पहला पॉइंट है अर्थ। जनसंख्या शिक्षा का मतलब है जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक करना। दूसरा पॉइंट है आवश्यकता। बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव पड़ता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के उपायों को जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है महत्व। यह शिक्षा लोगों को यह समझने में मदद करती है कि जनसंख्या वृद्धि समाज, पर्यावरण और विकास पर कैसे प्रभाव डालती है। चौथा पॉइंट है मानव संसाधन का विकास। जनसंख्या शिक्षा से लोग जिम्मेदार तरीके से परिवार नियोजन कर सकते हैं और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता। इसमें पहला पॉइंट है जातिवाद। जातिवाद समाज में भेदभाव उत्पन्न करता है, जिससे कुछ जातियों को ही उच्च दर्जा मिलता है और बाकी को नीचा दिखाया जाता है। यह समाज में असमानता और तनाव पैदा करता है। दूसरा है अलगाववाद। अलगाववाद किसी समुदाय या समूह को दूसरों से अलग करने की प्रवृत्ति है जो सामाजिक एकता को कमजोर करता है और समाज में तनाव बढ़ता है, ये बढ़ाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है तीसरा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में देखते हैं, सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर समाज में भेदभावों को बढ़ावा देती है, जिससे आपसी नफरत और हिंसा होती है। यह सामाजिक शांति और सौहार्द के लिए खतरे का कारण बनता है। चौथा है दुष्परिणाम। जातिवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों से समाज में विभाजन, संघर्ष और हिंसा होती है, जिससे सामाजिक विकास में रुकावट आती है। असहमति के कारण शांति और समरसता में कमी आती है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक पारस्परिक और सौहार्द व समरसता। समाज में सामाजिक सौहार्द और समरसता की आवश्यकता है ताकि सभी जाति, धर्म और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर शांति से रहें या रह सकें। यह समग्र विकास और सामाजिक एकता के लिए जरूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। इसमें पहला देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता है और जीवन के लिए खतरे का कारण बनता है। यह वायुमंडल, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के रूप में होता है, जो मनुष्य, वन्य जीवन को और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण को रोकना। यह जल, ऊर्जा, वनों की रक्षा और कचरे का पुनः उपयोग जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है जागरूकता। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि लोग प्रदूषण को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे। शिक्षा अभियान और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं। आप देख ही सकते हैं कॉलेज में, स्कूल में जो है यह अभियान चलता रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है जल संचयन
ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। इसमें पहला पॉइंट है जल संचयन। जल संचयन का मतलब है पानी को एकत्र करना और उसे विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। यह सूखा, जल संकट और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जरूरी है। वर्षा जल संचयन और नदियों की सफाई के प्रमुख उपाय हैं। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करना है। यह ऊर्जा की बर्बादी को रोकने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और ऊर्जा की बचत के लिए उपकरणों का प्रयोग शामिल है। तीसरा पॉइंट है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण का मतलब है भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखना और मृदा अपरदन को रोकना। यह जैविक खेती, वनीकरण और मिट्टी के कटाव को रोकने के उपायों से किया जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। यह मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से होता है जो वातावरण में गर्मी को फंसा लेते हैं। इससे मौसम में बदलाव, बर्फ का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं। और ये जो ग्रीन गैस है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस, यह जो है पहले जो फ्रीज होता था उससे जो है ज़्यादा ये होता था, नुकसान होता था ग्लोबल वार्मिंग का। ये जो गैस जाता है ना आसमान में, वहाँ पर जो है जो ओजोन परत है वो भी नष्ट करता है। दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है मौसम के पैटर्न में बदलाव। यह प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां जैसे कार्बन उत्सर्जन इसके प्रमुख कारण हैं। यह कृषि, जल संसाधनों और जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव डालता है। भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब है देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार, संस्कृति और जानकारी के आदान प्रदान का प्रक्रिया। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ता है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण, स्थानीय उद्योगों और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है लैंगिक असमानता तथा उनका प्रभाव। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशील का विकास। इसमें है पहला लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का मतलब है पुरुष और महिला के बीच भेदभाव, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार, अवसर और सम्मान मिलता है। यह समाज में शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में असमानता का कारण बनता है। दूसरा है लैंगिक असमानता का प्रभाव। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को समाज में सीमित अवसर मिलते हैं, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। यह महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता की समझ और संवेदनशीलता। शिक्षा एक शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। बच्चों और युवाओं को लैंगिक समानता के महत्व, महिलाओं के अधिकारों और उनके योगदान की समझ दी जा सकती है। इससे समाज में लैंगिक भेदभाव कम होगा और संवेदनशीलता का विकास होगा, जो सभी को समान अवसर देने की दिशा में मदद करेगा। जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। इसका पहला है पॉइंट बढ़ती भूमिका।
जनसंचार माध्यमों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र और सोशल मीडिया। ये हर प्रकार की जानकारी और विचारों का आदान प्रदान करते हैं जो समाज के हर वर्ग तक पहुंचते हैं। दूसरा है समाज पर प्रभाव। जनसंचार माध्यमों का समाज पर गहरा असर है। ये जनमत निर्माण, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक आदान प्रदान का एक प्रमुख जरिए बने हैं। साथ ही यह समाज में नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं, जैसे हिंसा या भेदभाव को बढ़ावा देना, जो समाज के मूल्यों और नैतिकता को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। पहला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का एक उपकरण भी है। यह समाज में सहिष्णुता, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। दूसरा है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य वह गुण और सिद्धांत है जो व्यक्तियों और समाज में नैतिक रूप से सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, सम्मान, दया और न्याय। इनका शिक्षा में समावेश समाज को बेहतर बनाने में मदद करता है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य। पहला है अर्थ, देख लेते हैं। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में ईमानदारी, सहानुभूति और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है। यह उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है देखते हैं। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी समाज की रचना करना है जहां लोग एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, भेदभाव से बचें और सामूहिक विकास के लिए काम करें। यह शिक्षा व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। इसमें है पहला परिवार की भूमिका। परिवार वह पहला स्थान है जहां बच्चे अपने जीवन के पहले मूल्यों को सीखते हैं। माता पिता और परिवार के सदस्य उन्हें अच्छे आचरण, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे मूल्यों से परिचित कराते हैं। परिवार बच्चों की मानसिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा का पहला कक्ष है। दूसरा है समाज की भूमिका। समाज में सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं बच्चों को अपनी आदतें और मूल्यों का आदान प्रदान करने के लिए प्रभावित करती हैं। समाज में बच्चों को दूसरे के साथ सम्मानजनक व्यवहार, सहनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी की शिक्षा मिलती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों विद्यालय की भूमिका। अब इसमें क्या है देखते हैं। विद्यालय की भूमिका में विद्यालय बच्चों को शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। यहाँ उन्हें समाज में कार्य करने के लिए आवश्यक मूल्यों जैसे न्याय, समानता और एकता का बोध होता है। विद्यालय समूह में कार्य करने, नेतृत्व करने और सहकार्य की भावना को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सद्भावना। राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा बच्चों को अपने देश के प्रति सम्मान और गर्व, जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करती है। यह उन्हें राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता और समाज के लिए योगदान देने की प्रेरणा देती है। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न देशों और संस्कृतियों के प्रति समझ और सम्मान बढ़ाना है। यह बच्चों में वैश्विक नागरिकता की भावना पैदा करती है और उन्हें वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करती है। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं
तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। पहला है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। यह उन्हें लोकतंत्र, चुनाव प्रक्रिया और अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देता है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में तर्कशीलता, आलोचनात्मक सोच का विकास करता है। यह उन्हें तथ्य आधारित सोच, प्रयोग और अवलोकन की प्रक्रिया सिखाता है, जिससे वे समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। अगला पॉइंट है दोस्तों तीसरा, तकनीकी दृष्टिकोण। अब इसमें क्या है देखते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण बच्चों को तकनीकी ज्ञान और कौशल से लैस करता है। यह उन्हें नई तकनीकों को समझने और उन्हें जीवन में उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे वे तकनीकी नवाचारों के साथ विकसित समाज का हिस्सा बन सकें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।